बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, हमारे सामने एक और क्वेश्चन है। ये कैश फ्लोज का क्वेश्चन है मॉक का। आए जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। कह रहा है जॉन लिमिटेड प्रोड्यूसेस टेलीविजन सेट्स एंड सेल्स देम इन लोकल मार्केट। ठीक है जी। The following cash flow statement has been prepared by a junior accountant of the company for the year ended 30th June 2022. The financial controller has asked you to review the statement and करेक्ट द मिस्टेक्स इफ एनी। आपने सर जो गलतियां इसके अंदर वो सही करनी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बना के दिया गया है, ठीक है जी। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ रहा। अच्छा, ये कैसे आया होगा? जैसे आया होगा कि आपने रखा होगा प्रॉफिट को, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को, उसके अंदर एड लेस की होंगी आपने वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है जी, और आपने नॉन कैश आइटम्स यानी डेप्रिसिएशन वगैरह को एडजस्ट किया होगा। तो सर हमारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन इस तरह आया होगा, ठीक है जी। फिर हमारे पास सर इनकम टैक्स पेड और इंटरेस्ट पेड है। सीधी सी बात है, ये हम लेस करते हैं तो हमारे पास कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाते हैं। ऐसा कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाता है। फिर अच्छा जी, एक स्टेप और आगे जाते हैं। फिर हमारे पास सर यहाँ आया हुआ है इंक्रीज इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये बड़ा एक अजीब टर्म है। परचेज ऑफ सॉफ्टवेयर, चले ठीक है। फिर नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। फिर इंक्रीज इन शेयर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम, ठीक है जी। रीपेमेंट ऑफ लोन, इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग, प्रॉफिट फॉर द ईयर, यहाँ क्या कर रहा है भाई ये। फिर हमारे पास नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये सारा करने के बाद इस बंदे ने कैश फ्लो टाई भी कर दिया है। यानी ये इसका जो है वो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ रहा होगा, ये ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ऐसे मामला बिल्कुल सेटल कर दिए। ये प्रॉफिट इसलिए माइनस किया, उसने कहा मैं ऊपर काउंट कर चुका हूं तो नीचे से माइनस कर देता हूं। एक अजीब व गरीब कैश फ्लो बनाया। ऊपर वाला पार्ट मुझे अपेरेंटली सही लग रहा है, इस पार्ट में मुझे गलतियां लग रही हैं, इस पार्ट में मुझे गलतियां लग रही हैं। आए जरा देखते हैं सर, डिग डाउन करते हैं इसको। ये कहते हैं जूनियर अकाउंटेंट was unsure how to deal with the following matters. So the property plant and equipment, ठीक है, ordinary share capital and retained earnings, इन तीनों के लिए सिंपली इंक्लूडेड इंक्रीज इन दोज बैलेंसेज इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज अबव। यानी इनका जो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का जो डिफरेंस है ना, वो इस बंदे ने उठा के कैश फ्लो स्टेटमेंट में डाल दिया। यानी अगर पीपी 100 रुपए था और 110 हो गया तो उसने कहा जी 10 रुपए का इंक्रीज, ठीक है जी। रिटेन एंडिंग में जो इंक्रीज और डिक्रीज आया यहाँ डाल दिया। फिर उसको याद आया कि रिटेन एंडिंग में तो प्रॉफिट भी शामिल है, प्रॉफिट तो ऊपर भी ले चुके हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर, तो उसने इसको यहाँ से माइनस कर दिया, ठीक है जी। तरीका गलत है। कैश फ्लो टाई हो गया वो एक अलग बात है, लेकिन तरीका गलत है। फिर अच्छा जी, फिर ही सिंपली इंक्लूडेड इंक्रीज इन दोज बैलेंसेस इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज अबव। नो एडजस्टमेंट, एब्सोल्युटली नो एडजस्टमेंट टू द फॉलोइंग मैटर्स अदर देन डिस्क्राइब्ड इन पॉइंट 3 below were made in the statement of cash flows or the reconciliation of profit before tax to cash generated from operations। याद रखना मेरे बच्चों, ये जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आता है ना, ये आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वर्किंग कैपिटल चेंजेस और नॉन कैश एडजस्टमेंट्स करने के बाद, ठीक है जी। ये आ जाता है, ये सीधा सीधा हिसाब किताब है। हम इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं इसी को, कि प्रॉफिट को हम कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशन से वो करने की कोशिश करते हैं, रिकनसाइल करने की कोशिश करते हैं। जबकि सही तरीका क्या है कि आप, अगर आपने डायरेक्ट मेथड पढ़ा हो कि डेटर से कितना पैसा आया, क्रेडिटर्स को कितना दिया, वेजेस के लिए कितने पे किए, हर एक अलग अलग आना चाहिए। लेकिन एक शॉर्टकट हमें स्टैंडर्ड्स अलाउ करते हैं कि आप प्रॉफिट ऊपर रखें, उसके नीचे वर्किंग कैपिटल की चेंजेस एडजस्ट करें, डेप्रिसिएशन ले लें, अमोर्टाइजेशन ले लें, और सर आपके पास बच जाएगा कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस। और फिर इसके अंदर इंटरेस्ट और टैक्स की पेमेंट दिखाकर आप कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल सकते हो। तो ये बंदा कह रहा है कि भैया ये जो नीचे 3 एडजस्टमेंट आ रही है ना, सिवाय एडजस्टमेंट नंबर 3 के, जहां चीजें एडजस्ट हुई हैं कुछ, ठीक है, 1 और 2 तो बिल्कुल एडजस्ट नहीं हुए, ठीक है जी। 1 और 2 में है क्या? सर हमने एक प्लांट बेचा 11,000 के लॉस पे, जिसकी कैरिंग अमाउंट 35,000 थी। इसका मतलब ये कि भैया कैरिंग अमाउंट थी 35,000, आपने इसको बेचा होगा गालिबन कोई 24,000 रुपए पे, तभी आपको 11,000 का क्या पड़ा है, लॉस पड़ा है। तो ये 24,000 कैश में आए होंगे। ये कह रहा है जी हाफ ऑफ द डिस्पोजल प्रोसीड्स had been recorded, had been received, and half were included in the trade and other receivables। भाई इसके दो हिस्से, 12 रिसीव हो गए कैश में,
और 12 ट्रेड रिसीवेबल में डाल दिए। क्यों? ये तो गलत बात है, ट्रेड रिसीवेबल में तो जाना ही नहीं चाहिए, ये तो अदर रिसीवेबल्स में जाना चाहिए। अगर ट्रेड रिसीवेबल्स में गया है तो ट्रेड रिसीवेबल बड़े होंगे, और अगर ट्रेड रिसीवेबल बड़े हैं तो ये जो आपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट किया ना, ये फिर गलत कैलकुलेट किया, क्योंकि आपने ये वाला इंक्रीज जो नीचे पीपी की वजह से आ रहा है वो भी यहाँ डाल दिया, जबकि अकाउंट रिसीवेबल में या ट्रेड रिसीवेबल में इंक्रीज आना चाहिए सिर्फ सेल्स की वजह से। अगर किसी और वजह से भी सर अकाउंट रिसीवेबल में एडजस्टमेंट आएगी, इंक्रीज या डिक्रीज डाला जाएगा उसके अंदर, कोई चीज ऐसी है जो अकाउंट रिसीवेबल में नहीं डलनी चाहिए, ये याद रखिएगा। पीपी बेच के जो पैसा आना है वो अकाउंट रिसीवेबल नहीं है, अकाउंट रिसीवेबल सिर्फ सेल से आता है। अब इस बंदे ने, अकाउंटेंट ने गलती की, इसको कहां डाल दिया? ट्रेड रिसीवेबल्स में। ट्रेड रिसीवेबल में डलने की वजह से जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस इस बंदे ने इस फिगर को कैलकुलेट करने के लिए ली थी वो गलत ली थी, हमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर आगे जाओ जी। फिर उसने कहा जी हमने एक नया इक्विपमेंट खरीदा 89,000 का, जिसमें से हमने 50,000 कैश पे कर दिया सर, बाकी हमने ट्रेड पेबल्स में डाल दिया। ये भी नहीं डालना था बेटा, ट्रेड पेबल्स में गलत डाल दिया, अदर पेबल्स में डालना था। और अगर ट्रेड पेबल्स में डालना है तो फिर इसका मतलब है सर यहाँ जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैलकुलेट हुई हैं उसमें गलती है, एडजस्ट करना पड़ेंगी आपने। फिर ड्यूरिंग द ईयर सॉफ्टवेयर वाज अक्वायर्ड फॉर 200,000, ठीक है जी, 1 लाख हमने कैश में पे कर दिया और बाकी हमने 5,000 10 रुपए वाले ऑर्डिनरी शेयर 20 रुपए में बेचे। यानी उसूलन एंट्री बननी चाहिए थी सॉफ्टवेयर डेबिट कितने से? 2 लाख से। कैश क्रेडिट कितने से? 1 लाख से। शेयर कैपिटल 5,000, शेयर 10 रुपए के हिसाब से 50,000, और शेयर प्रीमियम आना चाहिए था कितना जी? 50,000। इसका मतलब है कैश तो सिर्फ पे हुआ इसमें से कितना? 1 लाख। इस बंदे ने किया क्या? अच्छा, द अकाउंटेंट करेक्टली कैलकुलेटेड द अमोर्टाइजेशन चार्ज फॉर द पीरियड एंड एडजस्टेड द रिकंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। उसने कहा भैया अमोर्टाइजेशन जो निकली थी ना वो बिल्कुल सही इस 5,26,000 में डाल दी गई है, वो बिल्कुल सही डाल दी गई है, ठीक है। अच्छा, इस 5,26,000 में डेप्रिसिएशन नहीं डाली, क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, पीपी का सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ ले लिया। इसका मतलब डेप्रिसिएशन इस बंदे ने ऊपर एडजस्ट ही नहीं किया, तो इसका मतलब है ऊपर तो 3 एडजस्टमेंट है इस पर्टिकुलर प्रॉफिट के अंदर। एक, रिसीवेबल्स आपने गलत एडजस्ट किया है, पेबल आपने गलत एडजस्ट किया है, डेप्रिसिएशन आपने गलत एडजस्ट किया है, ठीक है जी, ये सारी चीजें आपने एडजस्ट करनी है। अमोर्टाइजेशन वगैरह हमने सही एडजस्ट कर दिया। फिर लेकिन हमने गलती ये की है कि पूरे 2 लाख रुपए कैश फ्लो स्टेटमेंट में डाल दिए हैं, ये रह कहाँ गए? ये 2 लाख रुपए हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में डाल दिए, ये नहीं डालने चाहिए थे, यहाँ सिर्फ 1 लाख आना चाहिए था, ठीक है जी। 1 लाख के तो शेयर दिए हमने सर, कैश तो सिर्फ 1 लाख गया। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने जो है वो कैश के अगेंस्ट भी ऑर्डिनरी शेयर्स कुछ इशू किए हैं, वो भी देख लीजिएगा। कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, वो भी देख लीजिएगा। अब वो कह रहा है एक रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाएं। देखिए, सबसे पहले काम ये कर लें, इस रिवाइज कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के लिए जो सबसे बड़े मसले ना वो पीपी के अकाउंट में, वो पीपी का अकाउंट सबसे पहले बना लो ताकि उससे चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाए। फिर हम एक स्टेप आगे जाते हैं। अगर मैं बनाने जाऊं पीपी का अकाउंट, मुझे ना ओपनिंग बैलेंस गिवन है सवाल में, ना क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, मुझे सिर्फ कैश फ्लो से एक फिगर पता चल रही है और वो है 17,400 रुपए की, ठीक है जी। तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं इसके अंदर। आप अज्यूम कर सकते हैं ओपनिंग एक बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में 17,400 ऐड कर देना ताकि नजर आ जाए जी क्लोजिंग बैलेंस 17,400 बढ़ रहा है। तो ऐसे केसेस के अंदर मैं आपको हमेशा रिकमेंड किया करूंगा ओपनिंग को 0 अज्यूम कर लो, ठीक है, और क्लोजिंग को अज्यूम कर लो 17,400। इसका मतलब है ड्यूरिंग द पीरियड 17,400 से हमारा पीपी बढ़ा है। आसान। अब बताएं जी, हमारे पास एक्विजिशन आई है पीपी के अकाउंट में और डिस्पोजल आई है, दो चीजें आई हैं। देखिए, ये लाख रुपए अज्यूम कर लो, को फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही कह रहे हो आप जी। 89,000 और ये एक्विजिशन है, ये डाल दे जी। डिस्पोजल पे वो कह रहा है उसका कैरिंग अमाउंट जो ऐसे डिस्पोज हुआ 35,000 है, यहाँ डाल दे जी। आप बताइए अकाउंट टाई हो गया? नहीं सर, एक मिसिंग एलिमेंट है, वो क्या है? डेप्रिसिएशन है। वो कितने का जी? अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो 89,000 माइनस 35,000 माइनस 17,400, ये आ रहा है सर मेरे पास 36,600 रुपए का अमाउंट है सर।
ये मेरे पास एक अमाउंट है डेप्रिसिएशन का जो मुझे एडजस्ट करना चाहिए था। ठीक है जी। अच्छा जी, अब भैया डिस्पोजल हुआ है एक एसेट का जिसका कैरिंग अमाउंट 35,000 है, हमने इसको लॉस पे बेचा है। इसका मतलब हमें जो पैसे रिकवर हुए होंगे कम रिकवर हुए होंगे, 35 की जगह हमें 24 रिकवर हुए। 24 के दो दो मामला हैं। 24 में से एक पोर्शन कैश में रिसीव हो गया 12,000, एक पोर्शन जाके अकाउंट रिसीवेबल में ऐड हो गया, कितना जी 12,000, ये रिसीव होना है। ठीक है जी। आप हमेशा करते ये हैं कि जो कैश फ्लोज के अंदर इंक्रीज आता है रिसीवेबल्स में, रिसीवेबल के बैलेंस में अगर इंक्रीज आता है तो आप वो डिडक्ट करते हो, क्योंकि आप अज्यूम करते हो कि अकाउंट रिसीवेबल बढ़ जाने की वजह से हमारे कुछ पैसे फंस गए, तो सर ये पैसे तो अकाउंट रिसीवेबल में जाने ही नहीं चाहिए थे। ठीक है जी, ये तो जाने ही नहीं चाहिए थे। अगर गए हैं तो इसका मतलब है सर हमारा अकाउंट रिसीवेबल का इंक्रीज ज्यादा नोट हो गया है, ज्यादा अमाउंट माइनस हो गई, क्योंकि ये अकाउंट रिसीवेबल में जाने की वजह से अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस बढ़ा, अकाउंटेंट समझा अकाउंट रिसीवेबल बढ़ रहा है, उससे वहां जाके अकाउंट रिसीवेबल ऊपर जो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस की फिगर निकाली होगी उसमें अकाउंट रिसीवेबल के इंक्रीज को माइनस कर दिया, जबकि अकाउंट रिसीवेबल का इंक्रीज है ही नहीं। तो हमने दो एडजस्टमेंट करनी है। एक तो हमने सर कैश का इनफ्लो दिखाना है 12,000 का, इसको एडजस्ट करेंगे हम। ठीक है जी। दूसरा इसको हम क्या करेंगे, हम ऊपर जाके वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो हमने जहाँ डाली हैं उसमें सर हम करेंगे ये, हमने अकाउंट रिसीवेबल के इंक्रीज को ज़्यादा माइनस कर दिया तो हम ऐड कर देंगे 12,000, ताकि उस इंक्रीज को जो आपने माइनस किया उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाए। डन। एक काम तो हमने ये करना है। अच्छा, मैं साथ ही साथ सवाल का जो है वो ज़रा नक्शा भी खींच देता हूँ सर। हमारे पास कैश फ्लोज आएंगे किससे जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। फिर जी हमारे पास आएगा भैया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। फिर हमारे पास आएगा भैया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से। डन। अब बताएं हमारे पास सर सबसे पहले कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, और कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में अब हमारे पास सर चूंकि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन उस बंदे ने वैसे ही ऑलरेडी निकाला हुआ है तो हम उसी को एडजस्ट कर देते हैं। पहले यहाँ हम एडजस्ट करेंगे कैश फ्लोज फ्रॉम, जो एडजस्टमेंट्स यहाँ आएंगी वो हम ले लेंगे। सर ये हमारे पास कितना है जी 526, कितना 5,26,080, 5,26,080। सर इसके अंदर हम एडजस्ट कर रहे हैं इंक्रीज इन रिसीवेबल्स रिवर्स्ड, ये अकाउंट रिसीवेबल का इंक्रीज नहीं है तो हम 12,000 रिवर्स करें, अकाउंट रिसीवेबल का इंक्रीज यहाँ माइनस हुआ होगा हमने ऐड बैक कर दिया। और अब बताएं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम दो चीज़ें डाल दें। पहले तो सबसे पहले डिस्पोजल ऑफ पीपी, पता है कितना कैश है हमारे पास, सिर्फ 12,000। अब आए जरा पीपी पे एक दफ़ा और। ठीक है जी। पीपी में सर 89,000 हमारे पास एक्विजिशन भी है। इस 89 के दो हिस्से, इस 89 के दो हिस्से 50,000 हमने कैश में पे किया है, और सर हमने 39,000 उठा के पे ही नहीं किया, ये हमारे पास चला गया किसमें, अकाउंट पेबल में। गलत गया, अकाउंट पेबल के इंक्रीज को, अकाउंट पेबल के इंक्रीज को ऐड किया जाता है। ये चूंकि गलत चला गया तो हमें 39,000 नीचे से जाके यानी जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, और ये हमारे पास सर चला जाएगा फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। तो एक्विजिशन ऑफ पीपीई 50,000, और इधर सर
एडजस्टमेंट है ये, ऐड नहीं है यार। यहाँ फिर एक एडजस्टमेंट डाल रहे हैं, क्या है जी ये, इंक्रीज इन पेबल्स, रिवर्स कर रहे हैं हम। इन पेबल का इंक्रीज आमतौर पर ऐड होता है, लेकिन जब आप उसको रिवर्स करोगे, क्योंकि ये तो डल चुका है, गलत डाला ये, हमने इसको रिवर्स माइनस कर दिया, डन। दो चीज़ों के सर पीपी से रिलेटेड सारे काम मुनासिब कर दिए हमने। अब हम उठाने जा रहे हैं क्या चीज़ सर, अब हम उठाने जा रहे हैं भैया परचेज ऑफ सॉफ्टवेयर को, डन। 2 लाख रुपए आ रहा है, जबकि परचेज ऑफ सॉफ्टवेयर में अमाउंट कितनी आनी चाहिए, सिर्फ 1 लाख की आनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ जाते हैं, हम इधर लिखते हैं जी परचेज ऑफ सॉफ्टवेयर, कितने का जी, सिर्फ 1 लाख का। अच्छा बाकी अमाउंट कहाँ गई, इसके लिए हमें खोलना पड़ेंगे 2 अकाउंट्स। एक अकाउंट हम खोलेंगे सर किसका, एक अकाउंट हम खोलेंगे शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम का, और एक अकाउंट हम खोलेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स का। यकीन करें ना ओपनिंग बैलेंस इसका गिवन है, ना क्लोजिंग इसका गिवन है, ना ओपनिंग इसका गिवन है, ना क्लोजिंग इसका गिवन है। आसानी के लिए आप, चूंकि इंक्रीज ही गिवन है तो ये जीरो मान लेना, ठीक है जी। आसानी के लिए मैं फिर रिपीट करता हूँ, आप 1 लाख भी लिख सकते हैं, फिर अकॉर्डिंगली आप क्लोजिंग बैलेंस में वो जो इंक्रीज ऊपर लिखा हुआ वो ऐड कर देना। इंक्रीज कितना भैया दोनों में, एक में इंक्रीज आ रहा है सर 68,600 का, और एक में इंक्रीज आ रहा है 1,90,000 का। तो 68,600 इंक्रीज यहाँ आ रहा है, और इधर इंक्रीज आ रहा है 1,90,000 का। ड्यूरिंग द पीरियड आपको ये बताया गया है कि कुछ शेयर इशू हुए, तो हम यहाँ लिख दें जनाब शेयर्स इशूड फॉर सॉफ्टवेयर, ऐसा ऐसी एक लाइन लिख दूं यहाँ पे सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। कितने का भाई बाबू, 1 लाख का। क्यों, ये शेयर कैपिटल और प्रीमियम का एक ही अकाउंट है, ठीक है। इधर इधर आया होगा प्रॉफिट, ठीक है जी। पहले इसको जरा हैंडल कर लें सर, अगर यहाँ 1 लाख का हिसाब किताब आया तो उसका मतलब है 90,000 रुपए के शेयर्स इशू हुए हैं अगेंस्ट कैश। उस बंदे ने लिख के दिया पॉइंट नंबर 4 में कि हमने शेयर्स कैश के अगेंस्ट भी इशू किए, तो ये पता चल गया आपको। तो आप नीचे जाएं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिखे जी शेयर्स इशूड अगेंस्ट कैश, कितने का भैया, 90,000। फिर जी अब बताएं, इसका अकाउंट तो टैली हो गया। यहाँ पर सर प्रॉफिट कितने का भैया, प्रॉफिट ऊपर स्टेटमेंट में दिखाया था 1,02,600 रुपए का प्रॉफिट फॉर द ईयर। सर ये आ गया 1,02,600 रुपए का। अब बताएं सर, इसका मतलब हमने लाजमी कुछ डिविडेंड दिया होगा, लाजमी कुछ डिविडेंड दिया होगा। 1,02,600 माइनस 68,600, तो ये आ रहा है जी 34,000 रुपए का आपने कैश डिविडेंड पे किया है। और उस अच्छा ये बोनस नहीं है, क्योंकि बोनस होता तो इसका शेयर कैपिटल के भी अकाउंट पे हिट आता। 34,000 रुपए हम यहाँ लेके जा रहे हैं कैश बजट के अंदर, डिविडेंड पेड 34,000, डन। चलो जी, चलो मेरे बच्चों आगे। आगे बढ़ो मेरे प्यारे भाई। उसके बाद जी मेरे पास सर ऊपर की एक्टिविटीज में, अच्छा डेप्रिसिएशन एडजस्ट कर दिया हमने नीचे जाके, है नहीं किया, यहाँ एडजस्ट कर दें जी। डेप्रिसिएशन तो अकाउंट फॉर ही नहीं हुआ था, 36,600 रुपए। अब बताएं मेरा रिवाइज ये बैलेंस कितना आ रहा है सर, 5,26,080 प्लस 12,000 माइनस 39,000 प्लस 36,600। ये आ रहा है जी मेरे पास कोई 5। अच्छा एक चीज़ और भी ना इसमें मिसिंग है, वो है लॉस ऑन डिस्पोजल, वो तो डाला नहीं। सर आपको कैसे पता चला है नहीं डाला, भाई जब डेप्रिसिएशन नहीं डाला, सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज ही आपने पीपी के अकाउंट में लिया है, तो ये लॉस ऑन डिस्पोजल भी एडजस्ट नहीं किया होगा, डेप्रिसिएशन भी एडजस्ट नहीं किया होगा। ये आ गया जी मेरे पास 546,680। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ जनाब, मेरे पास कैश फ्लोज
फ्रॉम ऑपरेशंस कितना जी, 5,46,680। अब इसमें से माइनस कर दें जी जो ऊपर फिगर्स दी हुई हैं, इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड। ये फिगर सवाल में ही दी हुई है सर, बिल्कुल सही है वो। 1,65,200 रुपये का इंटरेस्ट है और 20,780 का टैक्स है। 1,65,200 रुपये का इंटरेस्ट है और 20,780 रुपये का टैक्स है। तो अगर मैं आपसे कहूं जनाब कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो आप मुझे बताओगे सर ये आ रहा है 360,700। डन है जी। सर यहाँ मेरे पास पीपी का डिस्पोजल आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। अगर मैं इन सब को ऐडअप करूँ तो ये मेरे पास बन रहा है सर कोई अराउंड 1,50,000 में से 12 का 138,000 नेगेटिव। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी। फिर जी हमारे पास 90 ये, और सर देखिए ऊपर को ट्रांजेक्शन मिसिंग तो नहीं है सर। यहाँ मेरे पास रीपेमेंट ऑफ लोन एक चीज़ आ रही है, ये मिसिंग है 2.5 लाख रुपए की, ये भी डाल दें सर। नब्बे प्लस 34, सर 90 माइनस 34 माइनस 250, ये आ रहा है सर मेरे पास 194,000 नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऐसा। फिर हमारे पास सर नेट आएगा, नेट में क्या है जी, कैश नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है जी। नेट इंक्रीज, इंक्रीज है डिक्रीज है सर, इंक्रीज है क्योंकि ऊपर 3,60,000 की फिगर है सर मेरे पास। एक मेरे पास सर दूसरा और मेरे पास तीसरा, इन सबको नेट करूँ ना तो मेरे पास जो नेट इंक्रीज आता है, नेट इंक्रीज इन कैश कैश इक्विवेलेंट्स, कितना जी मेरे पास ये सर, ये नेट आ रहा है मेरे पास 28,700। अब बताएं सर मेरे पास ओपनिंग कैश कितना है जी, जो भी है यार, 59,300। अब बताएं सर मेरे पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना जी, 28,700 और 59,300, तो ये मेरे पास आता है सर 88,000 का बैलेंस। और यही मेरे पास सर सवाल में भी लिखा हुआ आ रहा है। बिल्कुल ठीक जी, थैंक यू वेरी मच जी। एक सवाल देख लीजिएगा, इट वाज अ गुड क्वेश्चन। ऐसा सवाल पास पेपर में बहुत पहले आया एक दफ़ा और आने का अच्छा खासा चांस है इस दफ़ा।